हेलो दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद आर्या पर एक बार फिर से लाइव हुए हैं। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वही अपने अनसोल्ड पेपर की जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, उसी के क्रम में अब हम 2 अनसोल्ड पेपर आपको पूरे सॉल्व करा चुके हैं। इसी के क्रम में हम तीसरा अनसोल्ड पेपर आपके पास लेके आए हैं, जिसका पेपर कोड है अनसोल्ड कोड नंबर 346 VU। ठीक, तीसरा पेपर कोड है आपका 346 VU। आइए उसको लेके आए हैं। आइए उसके सॉल्व क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं, जैसा कि हर बार आपको एक मोटिवेशन कोड देता हूं, तो मोटिवेशन कोड लेके मैं एक बार फिर से आपके सामने है। मोटिवेशन कोड आपके लिए मोटिवेट प्रदान करता है। इसी के क्रम में आइए पहले मोटिवेशन कोड को देखते हैं, उसके बाद हम अपने चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। ठीक, तो मोटिवेशन है आपके पास कि सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। ठीक, सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी क्या हो, जरूरी है। ठीक, तो सिर्फ आप मेहनत करते रहिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आप क्या बना रहे हैं, आप लगन और मेहनत और क्या होनी चाहिए, सही दिशा। देखिए, आप पढ़ाई करेंगे तो लगन और मेहनत दोनों होगी, लेकिन डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है आपके पास। ठीक, सही डायरेक्शन आपके लिए टॉपर बना सकती है। डायरेक्शन का होना आपके पास जरूरी है। आप मेहनत बहुत करते रहिए पर फायदा नहीं है। जैसे क्या है कि आपने खेत में गए, खेत में आपने नराई भी की, ठीक है, और खुदाई भी की, पानी भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब जब उसको चाहिए था तब तब नहीं दिया। मतलब आपको पता ही नहीं कि कब कब को देना था, आपको समय निश्चित नहीं पता कब कब को देना था। तो डायरेक्शन आपके पास अगर जब तक सही नहीं होगी तो आप उसी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो डायरेक्शन देना हमारा काम है। अब अपने टीचर या अपने बड़ों, अपने पेरेंट्स या गार्जियंस, किसी से भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। ठीक, जो जिस फील्ड में जो हो उनसे आप किसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं। मेहनत आप कर सकते हैं, आपका करने का काम मेहनत है। और लगन, आपको कोई भी चीज़ है तो आपको वो काम लगन से करना होगा। ठीक, लगन उसमें लगानी होगी। ये नहीं 2 घंटे पढ़ लिए, घंटे आप 8 पढ़ रहे हो लेकिन लगन, मन नहीं है उसमें पढ़ने में, है ना। घर वालों को दिखाने के लिए सामने किताबें खोल के रखनी है आपने, तो मन नहीं है आपका पढ़ने का। ठीक, तो उसमें आपको, अगर आप 8 घंटे नहीं, अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं लेकिन लगन से पढ़ रहे हैं तो वो 2 घंटे काफ़ी हैं आपके लिए। ठीक, तो लगन से पढ़िए। बस यही मोटिवेशन है हमारे लिए, आपके लिए, हमारी तरफ से आपके लिए मोटिवेशन है कि लगन, मेहनत और सही दिशा, चलने की क्षमता। अब समय कम, आपके बोर्ड वालों बच्चे हैं उनके पास समय कम है। ठीक, 1 महीना ही बचा है, तो आपको अभी सही डायरेक्शन में वो पढ़ना है अभी जो पेपर में आने वाला हो। ठीक, वो पढ़ना है जो पेपर में आने वाला हो। तो बस ठीक, इसी मोटिवेशन के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है आपके पास, पहला खंड आ। ठीक, तो खंड आ कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग की से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा, एक अनावेशित कण द्वारा। ठीक, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक, तो बताइए एक बार कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। फिर एक बार आप सोचिए और टिक करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि क्या, कि एक त्वरित आवेश द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, कि एक त्वरित आवेश द्वारा, त्वरित मतलब एकदम। ठीक, त्वरित आवेश द्वारा जो होगा वो चुंबकीय तरंग, विद्युत जो आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो एक त्वरित आवेश द्वारा क्या होती हैं, तुरंत उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक की विमा समान होगी। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान होगी। ठीक, तो प्लांक नियतांक की जो विमा किसके समान होगी, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास किस किसके, तो बल तथा समय, बल गुणा 4, ये गुणा है बीच में ऑप्शन। ठीक, बल गुणा दूरी, बल, दूरी और समय। ठीक, तो सबसे हमें पहले प्लांक नियतांक की विमा निकालनी होगी। तो प्लांक नियतांक बराबर होता है E बराबर h न्यू। यहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक, तो h की विमा निकालिए, h बराबर E बटे न्यू आ जाएगा। E है ऊर्जा, ऊर्जा की आप विमा जानते हो क्या, m
mL²T-2। ये ऊर्जा की विमा होती है। कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ, गतिज ऊर्जा हुई, कोई सी ऊर्जा हुई, सबकी विमा यही होगी mL²T-2। न्यू क्या है? आवर्ती है, तो आवर्ती की विमा होती है T⁻⁻1। ठीक, दोनों को सॉल्व करेंगे तो विमा निकल के आएगी आपके पास mL²-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 होगा तो -2 में से प्लस का 1 करिए तो माइनस का 1 बचेगा। ये विमा आ रही है हमारे पास। ठीक, अब इधर ऑप्शन से निकालिए बल तथा समय की। पहली है आपके पास बल तथा समय, तो बल की विमा आप जानते हो होता है mL_T-2 और समय की विमा आप जानते हो कितनी हो जाएगी T। ठीक, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास mL_T-1। ठीक, mL_T-1 मैच नहीं कर रही, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास बल तथा दूरी, तो बल की विमा mL_T-2, दूरी की विमा L होती है। ठीक है, L विमा को कोष्टक में लिखना जरूरी होता है, ध्यान रखिए। m L और L L² हो जाएगा T-2। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, मैच नहीं कर रहा, क्योंकि L² है, वहाँ भी L² है, लेकिन यहाँ T-2 है, वहाँ कितना हो जाएगा बोलिए? T-1 है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास बल तथा चाल, तो चाल देखिए बल का mL_T-2, चाल क्या होती है? ठीक है, चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय, तो L_T-1 जो वेग की विमा होगी, तो इसको कर लीजिए mL², L और L कितना हो गया? L², और ये माइनस माइनस प्लस, तो T माइनस का T के पावर आ जाएगा ऊपर -3। ठीक, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ है आपके पास बल गुणा दूरी गुणा समय, तो बल की विमा mL_T-2 और दूरी की विमा आप जानते हैं L और समय की विमा कितनी होती है? T। तो करिए m L और L L² और T एक माइनस कर देंगे तो T-1, यही मैच कर गया हमारा। ठीक है, ये मैच कर गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, बल गुणा दूरी गुणा समय। यहाँ भी यही आई है हमारे पास, और यहाँ भी देख लीजिए यही आई है mL²T-1। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास मैच कर गया। इसका आंसर होगा किसके समान होगी? बल गुणा दूरी गुणा समय। ठीक, यहाँ गुणा का साइन है, बल गुणा दूरी गुणा समय, तो इनके साथ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपके पास कि एक समान वैद्युत भाग बल E1 बराबर E2, आंतरिक प्रतिरोध है R1 बराबर R2। ठीक है, R1 बराबर किसके हैं? R2 के दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, उनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध E2 यहाँ होगा E1। ठीक, E1 है तो सही विकल्प होगा। ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा? इधर ध्यान देंगे, देखिए तो यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा आपका, ध्यान देना है कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि क्वेश्चन जो दिया है कि आदर्श बैटरियाँ हैं, क्या है? आदर्श। तो आदर्श बैटरियाँ हैं तो ध्यान देंगे, इसलिए आदर्श बैटरी को आपको ध्यान देना है जब आदर्श की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आदर्श की बात कर रहे हैं तो E1 बराबर, ठीक है, E बराबर E1 बराबर E2 तो होगा, परंतु जो R का मान होगा वो R1 और R2 से क्या होगा? छोटा होगा। जब भी आदर्श की बात करेंगे तो जो R का मान होगा वो R1 से छोटा होगा और R का मान जो होगा वो R2 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? ठीक होगा, तीसरा ऑप्शन जो सही होगा। तुल्य विद्युत भाग बल होगा E बराबर E1 और E2 के होगा, परंतु आदर्श दे रखा है बैटरियां, इसलिए R जो होगा प्रतिरोध R वो R1 से छोटा होगा और R2 से भी क्या होगा? छोटा, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियों का अब मिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है या वही रहती है? ठीक है, तो आंसर होगा क्या? बढ़ जाती है। ठीक, सेकंड ऑप्शन होगा आपका क्या? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, ये आपका ऑप्शन है था सेकंड। अगला है कि सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, पिछले वाले अनसोल्ड में सेम क्वेश्चन है, ये वाला ही हमने आपको सॉल्व भी कराया है। ठीक है, सही तथ्य को चिन्हित कीजिए, तो क्या? वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। देखिए, वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए,
पहली बात, अगर आदर्श है तो, और अमीटर का 0 होना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन ये गलत हैं, ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन ही क्या है, गम। तीसरा आपके पास चौथा ऑप्शन है कि अमीटर का जो प्रतिरोध है, अमीटर का प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, परंतु इसका धारामापी का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके पास, ठीक। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपके पास सही होगा, ठीक। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे, एक नहीं लिया है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक, वो वाला नहीं लिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा आपको दे रखी है, ठीक है, E की वैल्यू दे रखी है माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनन विभव पूछ रहा है, तो आयनन विभव याद रखिए, आयनन विभव जो वैल्यू होती है वो प्लस की होती है, RHC के बराबर आती है, और RHC जो होता है वो प्लस का होता है। तो ये वैल्यू बस प्लस की हो जाएगी आयनन विभव। इसका आंसर होगा प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। RHC जो होता है वो प्लस का। जैसे अगर हाइड्रोजन की पहले बात करें तो हाइड्रोजन का आयनन विभव होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसकी ऊर्जा की बात करें तो इसकी ऊर्जा होती है हाइड्रोजन की माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो हमेशा आप आयनन विभव होंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ऊर्जा ये है, हाइड्रोजन की बात करें, किसके लिए है ये, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की जो ऊर्जा होती है वो माइनस का 13.6 और जो आयनन विभव होता है वो प्लस का 13.6, ठीक। ऐसे इसका हो जाएगा, ऊर्जा इसकी 54.4 है और आयनन विभव प्लस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक अवतल लेंस को प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5, तो इसकी फोकस दूरी। तो अवतल लेंस है तो त्रिज्याएं दे रखी हैं, R1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है, अवतल के लिए आप जानते हैं माइनस में होती है, और R2 की वैल्यू भी माइनस में होगी। लेकिन हम R2 हमेशा ध्यान रखिए, R2 हमेशा कैसे लेंगे, माइनस का लेते हैं। माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। फार्मूला आप जानते हो 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक। 1/f फोकस दूरी आपसे निकलवा रहे हैं, n कितना दे रखा है 1.5 माइनस का 1/r1 की वैल्यू आपके पास -30 है और प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस R2 की वैल्यू आपके पास 30 दे रखी है। ये हो गया आपके पास, या 1/f बराबर यहाँ बचेगा 0.5, एक में पॉइंट में से 5 गए 0.5 बचेगा, यहाँ एलसीएम लीजिए 30 आ जाएगा, तो 30 से कम 30, ऊपर -1, यहाँ भी कितना -1, ठीक है। या 1/f बराबर 0.5 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है तो -2/30, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 15, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना 30, या 1/f बराबर माइनस का 1/30, या जो f की वैल्यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर है आपका माइनस का। आंसर कैसे चेक करेंगे, देखिए अवतल लेंस दे रखा है, माइनस में आंसर आना चाहिए, माइनस में आया आंसर आपके पास, ठीक। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है माइनस की होती है, तो इसलिए f का मान जो आया है वो माइनस में ही आया है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, देख लीजिए आप एक बार, समझ में आया हो तो लाइक करेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नाविक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, यह है परमाणु द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो नाविक की द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, देखिए द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या का क्या फार्मूला होता है, आइए समझते हैं द्रव्यमान संख्या का फार्मूला, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला होता है क्या कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो कैसे कहेंगे इसकी परिभाषा, इन्होंने पूछा है कि द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के
योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो आप जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक बराबर किसके होता है, प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक है, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की किसके होता है, संख्या के बराबर, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या परिभाषा लिखेंगे, क्या कि किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। ठीक, किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये दोनों में हमने बता दिया डिफरेंस। ठीक है, तो देख लीजिए द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। और ये परमाणु क्रमांक क्या है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक, ये दोनों में अंतर था बेसिक सा, यही पूछ रहा था हमसे 1 नंबर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन कि जब दो छोटे छोटे नाभिक या हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का क्या करें, निर्माण करें, तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए 1H1 प्लस 1S2 ठीक, मिलके किसका निर्माण कर रहा होगा, बोलिए मिलके किसका निर्माण कर रहा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1S3, तो 1 और 1 2 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 1S3 1H1 प्लस 4MeV। ये ऊर्जा इसमें क्या हो रही है, निकृत हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा है, प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ट्राइटियम। एक भारी नाभिक का, हाइड्रोजन का सबसे भारी नाभिक क्या है, ट्राइटियम। ठीक, तो दो नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, बस यही हमारी नाभिकीय संलयन है। ठीक, ऊर्जा कितनी मुक्त हो रही है इसमें, 4 MeV। ठीक है, 4 MeV इसमें ऊर्जा आपकी क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। यही हमारे पास समीकरण है, ये इससे संबंधित लिखनी है आपको। ठीक, जरूर नहीं है, बहुत सारी समीकरण है नाभिकीय संलयन, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 2 वोल्ट, V की वैल्यू आपको दे रखी है 2 वोल्ट, और आवेशित धारिता C की जो दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड। इसको चेंज कर लेंगे तो 10 गुणा माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, तो 10 गुणा 10 की पावर -5 फेरेड। ठीक, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला आप जानते हैं 1/2 CV²। ठीक, ये फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का। तो C की वैल्यू आपके पास 10 की पावर -5 है, V की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। 1/2 गुणा 10 की पावर -5, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4, 2 से 2 काट दीजिए, तो आंसर जो आएगा स्थितिज ऊर्जा जो आ जाएगी 2 गुणा 10 की पावर -5 स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक, ये आंसर है आपका। ठीक, CV², 2 का स्क्वायर आपको 2 वोल्ट दे रखा था, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4, 2 दूनी 4, 2 गुणा 10 की पावर -5 जूल। ये आंसर है आपका। सिंपल सवाल है, सवाल इस बहुत सिंपल, ये वाला मुझे सेट लगा, बहुत ज़्यादा सिंपल इसमें सवाल आए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए खंड सा पे आए हैं। खंड सा का है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट मीटर एक भौतिक राशि है के मात्रक है और उसकी भौतिक राशि का नाम। ठीक है, तो पहले ये भौतिक राशि है सिद्ध करना है। ठीक है, और भौतिक राशि के मात्रक हैं और उस भौतिक राशि की क्या बतानी है, नाम लिखनी है। तो हम क्या करते हैं कि इनकी विमा लिख लेते हैं, और विमा अगर बराबर आ जाती है दोनों की तो ये एक भौतिक राशि है। ठीक है, और अगर दोनों की बात आ गई तो उसी का हम मान भी लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन, तो न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो बल की विमा आप जानते हैं mL/t- का क्या होता है, T। ठीक है, और न्यूटन कूलाम है। ठीक है, न्यूटन कूलाम, ठीक है, प्रति होगा ये, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो कूलाम की विमा आप जानते हैं, कूलाम किसका, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, और आवेश को आप लिखते हो, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, AT। तो लिखिए
इसका मात्रक क्या आ जाएगा m l, t ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और a माइनस का 1। ठीक है, ये इसकी भी आ गई। ऐसे ही अगला वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट विभव का मात्रक होता है। ठीक है, तो विभव का पहले मात्रक निकालेंगे। आप जानते हो V बराबर W/Q होता है, तो W की भी आ गई ml स्क्वायर t-2 और इसकी हो जाएगी 80। ठीक है, ये क्या हो गई 80। ठीक, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा। विभव की भी आ जाएगी ml स्क्वायर t-3 a माइनस का 1। भाई t ऊपर जाएगा तो -3 a माइनस का 1। ठीक, ये v की भी आ गई विभव, और बटे इसमें है आपके पास कितना, देखिए फार्मूला आपके पास दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो वोल्ट की भी आपके पास आ गई ml स्क्वायर t-3 a माइनस 1 अपॉन मीटर। आप जानते हैं किसकी विमा होती है, लंबाई कह सकते हो, ठीक है, दूरी कह सकते हो, तो L, तो L से ऊपर जाएगा माइनस का 1, मतलब एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा ml t-3 a माइनस का 1। तो देखिए चेक कीजिए दोनों की विमा क्या है, सेम है, ml t-3 a माइनस 1 ml t-3 a माइनस का 1, बिल्कुल सही। तो मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि दोनों की विमा क्या है, सेम। अब करें कि वह भौतिक राशि, तो आप जानते हो ये फार्मूला होता है E बराबर F/Q, आप जानते हो। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या है, कूलम। ठीक, तो E का, अब ये भी आप फार्मूला जानते हो भाई, वोल्ट मीटर पता है E बराबर V/D, है ना। E बराबर क्या होता है, V/D। आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है ये। ठीक है, E क्या होता है, E बराबर माइनस का dV/dr। ठीक है, V/r क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी, तो यहाँ हमने d से लिख लिया है। ठीक है, तो E बराबर V/d, तो E ये भौतिक राशि क्या होगी, बोलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, इसको आप लिख रहे हो क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये भौतिक राशि हो जाएगी, इसका मतलब हो गया E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F/Q भी होता है, E बराबर V/d भी होता है। ठीक है, दोनों होते हैं आपके पास, तो E बराबर F/Q और E बराबर V/d, तो दोनों ही आपके पास होते हैं, इसलिए आपसे कह देंगे कि E होगी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भौतिक राशि हो जाएगी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास 200 वोल्ट के एक विभव पर स्थित एक बिंदु 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल की कमी होती है, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो V1 दे रखा है वो मान लो आपके पास कितना है, V1 है आपके पास 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट, और V2 आपके पास दे रखा है कितना, 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट, और गतिज ऊर्जा, जो ऊर्जा है आपके पास, ऊर्जा को आप W से भी लिख सकते हो, W दे रखी है 10 जूल। ठीक है, की कमी होती है, तो आवेश ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से डेल्टा V निकाल लें, तो हम जानते हैं V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1, तो 250 में से आप 200 को माइनस करेंगे तो बराबर जो आएगा वो 50 वोल्ट के आ जाएगा। ठीक है, किसके, 50 वोल्ट के। अब आपको आवेश निकालना है, फार्मूला आप जानते हो V बराबर W/Q, तो यहाँ से अगर फार्मूला निकालेंगे तो Q बराबर W/V आ जाएगा, और W/ या डेल्टा V लिख सकते हैं। W की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 10, डेल्टा V आपके पास आ गया है यहाँ पे कितना, 50, तो 10 पंजे 50, 1/5, या 5 से 1 को भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, तो Q आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो Q बराबर 0.2 कूलम, ये आंसर है आपका। ठीक है, 0.2 कूलम आवेश निकलवा रहे हैं आपसे, तो आवेश का मात्रक 0.2 कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर था। आइए चलते हैं, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। ठीक है, परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो पहली कमी क्या थी कि यह मॉडल, पहली कमी थी कि यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, रेखीय
स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, नहीं कर सका। ठीक है, पहला था। दूसरा आपके पास था सेकेंड कि यह मॉडल नाविक के स्थायित्व को नहीं बता सका, नाविक के स्थायित्व को, ठीक है, नाविक के स्थायित्व को नहीं बता सका, स्थायित्व को नहीं बता सका। ठीक है, नाविक के स्थायित्व को नहीं बता सका। दो ही आपसे कमियां पूछी थी। ठीक है, परमाणु मॉडल की दो कमियां, पहली ये मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, दूसरा ये मॉडल नाविक के स्थायित्व को नहीं बता सका। ठीक है, ये दो कमियां हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यफलन की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। ठीक, तो कार्यफलन को आपको पता है कि W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कार्यफलन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह पर, जो किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है, कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, कार्यफलन कहलाती है। मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होगा बोलिए? कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। ठीक है, कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर इसका मात्रक आप जानते हैं जूल भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको चेंज करते हो किसी में तो इलेक्ट्रॉन में कितने से भाग करते हो? 1.6×10⁻⁻19 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्यफलन है, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं इसका मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का वर्तनांक वायु में प्रकाश चाल एवं द्रव में प्रकाश चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए तथा द्रव में स्थित किसी वस्तु की आवासीय गहराई के सूत्र का क्या करिए? निगमन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? तो ध्यान देंगे, जो फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष किसी द्रव में वर्तनांक, वायु के सापेक्ष, फार्मूला लिखते हैं पहले, वायु के सापेक्ष किसी द्रव में अपवर्तनांक, ठीक है, क्या फार्मूला होता है? बराबर फार्मूला होता है आपका वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे, वायु में प्रकाश की चाल बटे द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है वायु के सापेक्ष किसी द्रव में अपवर्तनांक का आपको फार्मूला पूछा था। ठीक है, तो संबंधित व्यंजक लिखिए, तो व्यंजक हमने फार्मूला ये लिख दिया है। अब कह रहे हैं कि आवासीय गहराई के लिए सूत्र का क्या करिए? निगमन। तो देखिए सूत्र का निगमन हम देखते हैं, तो सूत्र का निगमन किस प्रकार है आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला था, सूत्र देखते हैं इसका क्या है।
देखिए सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र देख लेते हैं, पहले इसमें बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है कोई बीकर है, ठीक है, ये हमारे पास बीकर है और उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कोई हमारे पास बीकर है, उसमें क्या रखा है, द्रव, ऊपर वायु है, इसका बर्तन हम N1 मानते हैं और जो पानी वाला है इसका हम क्या मानते हैं, N2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वायु है, ऊपर क्या है आपके पास वायु और नीचे इसमें क्या है जल, ठीक है, ये जल है आपके पास, ठीक है। अब आप जब देखते हैं कोई रॉड, अब आप ऊपर से देखते हैं तो पानी में आपको यहाँ तक तो सीधी दिखाई देगी, यहाँ के बाद क्या दिखाई देती है, टेढ़ी। तो यहाँ से यहाँ तक चलिए आप इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ के बाद आपको टेढ़ी, क्योंकि प्रकाश के बर्तन हो जाता है, अब बर्तन में तो माध्यम चेंज हो जाएगा, तो वो आपको क्या दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या दिखाई देगी, टेढ़ी आपको दिखाई देगी। तो टेढ़ी दिखाई देगी, यहाँ से हम एक लंब डाल देंगे ऊपर की तरफ सीधा, ये एक लंब पड़ गया, ठीक है। तो हम ध्यान दें इसमें, ठीक, इस पॉइंट का नाम हम दे दे रहे हैं यहाँ पे O, ठीक, और ठीक है ये हो गया, और इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे दे दे रहे हैं आपके पास, इसको चाहे तो आप ऊपर तक बढ़ा सकते हो, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे V दे दो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे एक लंब डाला है हमने, इस पॉइंट का नाम हम क्या दे दे रहे हैं, C, ठीक है। और यहाँ जो दोनों काट रही है, इस पॉइंट का नाम हम दे दे रहे हैं यहाँ A, ठीक है। अब इसमें चाहे एंगल लिख लो, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो एंगल बनेगा आपके पास I, ठीक है, ये एंगल बनेगा आपके पास क्या, I, और ऊपर वाला जो यहाँ काट रहा है, ये जो एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास R, ठीक, ये एंगल आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से R, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक की हम हाइट जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट मान लेते हैं हम कितना, h2, और यहाँ से जो यहाँ से हमें यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मान रहे हैं हम h1, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये चित्र बन गया पूरा। तो फिर से देख लीजिए, आइए चित्र को देख लीजिए फिर से एक बार ध्यान से। देखिए हमने कोई छड़ ले ली है, ठीक, दो माध्यम थे, एक वायु था एक क्या जल, वायु का बर्तनांक N1 है, जल का बर्तनांक क्या मान लिया, N2। कोई छड़ ली है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये आँख बना लो चाहे तो, ठीक, ये कोई आँख से देख रहे हैं, तो ये छड़ यहाँ से यहाँ तक तो हमें सीधी दिखाई देगी, इसके बाद ये क्या दिखाओगी, टेढ़ी। क्यों, क्योंकि आप जल में कोई चीज़ छड़ा डालते हैं तो हमें नीचे टेढ़ी दिखाई देती है, कारण प्रकाश का बर्तन, तो बर्तन के कारण ये सुनाई देगी। तो हमने इस लाइन को आगे खींच लिया और जहाँ ये टेढ़ी दिखी यहाँ से ऊपर की ओर क्या डाल दिया, लंब। तो इस बिंदु को ये काटा तो A हो गया, इस बिंदु को जहाँ काटा वो C हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट का नाम B रख दिया। जहाँ पे ये लाइन को ये वाली रेखा आगे बढ़ाई तो यहाँ पे काट रही है, वहाँ से वहाँ तक की लंबाई हमने कितनी मान ली, h1, और जितना जल भरा है उसको हमने मान लिया यहाँ पे h2, ठीक। अब देखिए स्नेल के नियम, स्नेल का नियम आपसे कहता है कि sin I अपॉन sin R बराबर किसके होता है, N2 बटे N1 के, ठीक, ये पढ़ा होगा आपने, सही है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा sin R बटे sin I बराबर N1 बटे N2, ठीक है, या N1 बटे N2 को हम N भी लिख सकते हैं। तो या यहाँ से आ गया N बराबर sin R बटे sin I, ठीक, ये बात हो गई। चलिए अब चलते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें sin I की वैल्यू लगाते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है आपका, ये त्रिभुज बन रहा है आपके पास, देखिए VOC, ठीक। तो त्रिभुज VOC से बात करेंगे तो इसमें लगाएंगे हम sin I, ये I है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो लंब हो जाएगी आपके पास BC, लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण VO हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे ही एक त्रिभुज आपके पास छोटा बन रहा है यहाँ पे VAC, तो इसमें ले लो R, तो sin R बराबर होता है बेटा, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी तो ये VC, और कर्ण आपका हो जाएगा VA, ठीक है, BA, ठीक। ये दो वैल्यू आ गई। रख दीजिए समीकरण नंबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तो फिर समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से रख देंगे, तो समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, n बराबर sin I अपॉन n बराबर sin R बटे sin I, ठीक है। तो sin R की वैल्यू हमारे पास क्या है, VC बटे VA, और यहाँ हमारे पास वैल्यू है I की क्या, VC बटे VO। तो
तो VC से VC कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा n बराबर बी ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा V। अब यहाँ से देखिए VO OB को हम लिख सकते हैं भाई OC, OB बराबर क्या होगा OC लिख सकते हैं, और AB को हम लिख सकते हैं AC। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो V बिंदु है ना, जो V बिंदु है वो C के अत्यंत क्या होगा निकट होगा। V बिंदु C के निकट होगा, निकट बहुत अत्यंत बहुत छोटा सा गैप होगा, बहुत जरा सा, है ना। तो इसलिए हम भाई B को C भी लिख सकते हैं, V की जगह क्या लिख दिया C, जैसे OB को OC भी लिख सकते हैं, और हमारे पास AB था तो इसको क्या लिख दिया AC। इस B बिंदु को हमने C के पास मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से आ जाएगा n बराबर आपके पास आया है n बराबर OC की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास OC की वैल्यू है H2 और हमारे पास AC की वैल्यू क्या है H1, ठीक है। यही बस प्रूफ करना था। S2 और H1 क्या है आपके पास, तो ध्यान देंगे, कह रहा था किसी आवासीय गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है। तो आपके पास S2 जो है वो वास्तविक गहराई है, ये आपको पता है किया है वास्तविक, तो ये वाली जो होगी वो वास्तविक गहराई हो जाएगी, वास्तविक गहराई, और बटे आपका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आभासी गहराई, ठीक है। क्या हो जाएगा आभासी गहराई। तो ये आपके पास फार्मूला होगा, यही प्रूफ करना था आपके पास, ठीक है। आई होप आपके पास समझ में आया होगा, ठीक है। आपके पास एक प्रकाश वैद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए संतत विभव कितना दे रखा हो, 2.5 वोल्ट होगा। कार्यफलन दे रखा है W, जो कितना दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और संतत विभव को V0 से प्रदर्शित करते हैं, जो दे रखा है 2.5। तो फार्मूला आप जानते हैं E के बराबर होता है भाई h न्यू माइनस का W, ठीक है। और फार्मूला ये भी जानते होंगे E के बराबर होता है E इंटू V0, तो इसकी जगह रख दीजिए E इंटू V0, ठीक है। आपसे क्या निकलवा रहा है इसमें तरंगदैर्घ्य, और ये h तरंग न्यू को तोड़ दीजिए C अपॉन लैम्डा में, माइनस का क्या हो जाएगा W, ठीक है। W जो है आपको ये दे रखा है, तो यहाँ से बात करेंगे, इसको इधर ले आइए, E V0 प्लस का W बराबर SC अपॉन लैम्डा, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए SC अपॉन लैम्डा बराबर आ जाएगा E V0, E इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, V0 का मान आपको दे रखा है 2.5 वोल्ट, प्लस यहाँ पे आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जब चेंज करते हो, तो मैंने बताया अभी पिछले ही क्वेश्चन में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से आप क्या करते हो इसमें गुणा, तो ये किस में चेंज हो जाता है जूल में, ठीक है। तो देखिए, ठीक, तो यहाँ से ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और कार्यफलन का मात्रक जूल भी होता है, पिछले में आया था ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है तो उसका एक मात्रक क्या होता है जूल भी होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लिख लेंगे, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और इंटू में कितना आ जाएगा 4, तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पहले कॉमन ले लो, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, यहाँ हो गया 2.5, यहाँ कितना बचा 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 6.4 और 2 6, हाँ 6.5, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक। और इधर आपका चल ही रहा है SC अपॉन लैम्डा, ठीक है, या लैम्डा बराबर आ जाएगा 6.5, या लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका हाँ SC अपॉन 6.5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। या H की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34, और इसकी वैल्यू जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 6.5 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ टाइम लगेगा ज़्यादा, आप सॉल्व कर सकते हैं, 6.6 की 3 से गुणा करिए, 6.5 की 1.6 से गुणा करिए और पावर को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 19 और 8, ऊपर 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 34 में से 27 घटाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। और ऊपर गुणा कर लीजिए, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 1 19, 198.8, और नीचे आप गुणा कर लेंगे 6.5 गुणा 1.6 की,
ठीक। तो जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने कर रखी है पहले से, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन करने के बाद जो डायरेक्ट आंसर आता है वो एक बार मैं आपके पास सीधा लिख दे रहा हूँ। जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.9038, ठीक है, गुणा 10 की पावर -7, ये मीटर में आएगा आंसर। किस में आएगा अभी? मीटर में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आपका बन जाता है। इसको इधर ले आइएगा, 3 पावर ले जाइए उधर, तो 1903.8 लिखेंगे तो ये पावर 10 की पावर -10 बन जाएगी, या इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा बराबर 1903.8, 10 की पावर 10 आपको पता है एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी है, वहाँ पे वो आपको करनी होगी थोड़ा, ठीक है। मैंने थोड़ा से कर रहा है यहाँ पे, इन दोनों की गुणा करके आप इससे भाग करेंगे, गुणा करके इससे इसको भाग करेंगे तो ये आएगा, ये 7 पावर में ऐसे ही आ गया, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे आ गया। और इसके बाद 0.3 इधर लाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगी, और 10 की पावर 10 को आप जानते हो, 10 की पावर -10 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो उसको हमने एंगस्ट्रॉम में लिख दिया है, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये सवाल हम पिछले अनसोल्ड में करा भी चुके हैं आपको, आइए फिर से एक बार इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले हम एक कोई वृत्ताकार कुंडली लेते हैं। तो मान लो ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, इस तरीके से कोई वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, ये कोई वृत्ताकार कुंडली है हमारे पास, और इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी मान रहे हैं? b, ठीक है। तो यही लिखेंगे, और हमने इस कुंडली को अनेक छोटे छोटे पार्टों में क्या कर लिया? विभाजित कर लिया, जिसका एक लूप ले लिया, जिसकी लंबाई हमने कितनी मान ली? डेल्टा है, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है? r, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v है, और इसके हमने अल्पांश भाग कर दिए, जिसकी एक अल्पांश की लंबाई कितनी है? डेल्टा l। तो क्या कहेंगे? तो फार्मूला आप जानते हैं वायो सवर्ट के नियम से। क्या जानते हैं वायो सवर्ट का नियम? डेल्टा v बराबर μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r²। यही वायो सवर्ट का नियम है, ठीक है। ये वायो सवर्ट का आपके पास नियम आ गया, I डेल्टा l sin थीटा अपॉन r²। यहाँ थीटा 90 होगा, क्योंकि इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90। तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास dv बराबर μ0/4 I dl sin 90 अपॉन r²। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, 1। तो ये फार्मूला बन गया db बराबर μ0/4 I dl अपॉन r², ठीक है। तो आप जान रहे हो, यहाँ पे हम समाकलन कर देते हैं। अगर किसकी समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? इसका समाकलन किसके लिए? क्योंकि हम पूरे अल्पांश की बात कर लेते हैं। अभी एक पार्ट की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे सभी अल्पांशों की, सभी अल्पांशों के लिए। तो इसका हम क्या कर लेंगे? हमने कहा था किसी बड़ी चीज़ के लिए करते हैं तो फिर क्या कर देते हैं? समाकलन। तो समाकलन करेंगे μ0/4 I डेल्टा l अपॉन r², ठीक। तो समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन b आ जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट चीज़ें सारी निकाल लो, μ0/4 बाहर आ जाएगा, ib बाहर आ जाएगा, और r², और अंदर रहेगा dl मतलब पूरी किसकी बराबर होगी? पूरी लंबाई किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी कितनी? dl की जो वैल्यू आ जाएगी वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि की वैल्यू आप जानते हैं 2πr। तो 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो फार्मूला जो बनता है μ0I/r अपॉन, यहाँ केवल 2 बचेगा, ठीक। तो ये फार्मूला है, यही प्रूफ करना था आपको इसमें, ठीक है। ये प्रूफ हम पिछले सेट में आपको करवा चुके हैं, एक बार यहाँ फिर से आया था ये फार्मूला, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो इसको आप फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, अगला क्वेश्चन है कि 60 डिग्री वाले प्रिज्म के प्रकाश की किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है, तो प्रिज्म के पदार्थ का वर्तांक, ठीक है। तो प्रिज्म कोण आपको A जो है वो दे रखा है 60 डिग्री, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m दे रखा है 30 डिग्री। तो फार्मूला जानते हो n बराबर साइन
ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। तो लगा दीजिए साइन ए की जगह कितना लगाएंगे बोलिए, 60 प्लस 30 बटे 2 अपॉन साइन 60 बटे 2, ठीक है। तो ये जाएगा साइन 60 30 90 90 से 2 से भाग करिए तो 45 और यहाँ हो जाएगा साइन 30, ठीक है। साइन 45 का मान आप सब जानते होंगे, कितना होएगा बोलिए, साइन 45 का मान, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान आपके पास होता है, साइन 30 का मान कितना 1/2, ठीक है। साइन 30 का मान आपके पास होता है कितना 1/2। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये आ गया आपके पास, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। साइन की अगर बात करें तो 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, 1/2 1/√2 √3/2 ये मान होते हैं आपके पास, ठीक है। ये तो साइन 30 45 का मान देखिए कितना है 1/√2 और इसका मान आ जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/√2, या 2 को हम लिख सकते हैं भाई √2 गुणा √2 बटे √2, एक अंडर से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा √2, या √2 का मान लिखिए 1.414, ठीक है। ये आंसर है आपका, ये आंसर है। मान मैंने बता दिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक। इस तरीके से याद रखिए, ये सवाल का आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चित्र के धात्विक तार से बने ABC के भुजा अपने तल से 2 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने मोबाइल लिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चित्र भी नहीं है, के से एक समान चाल से गति करता है, तल के लंबवत v बराबर 0.0 टेस्ला का समान चुंबकीय क्षेत्र लगा है, तार के खंड BC AC AB के सिरों पर मध्य प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें एक चित्र भी दे रखा है, वो बना लेंगे आप। इस तरीके से एक चित्र है, इसका मान A दे रखी है भुजा, ये V है, ये C है, ये 4 मीटर दे रखा है, ये 3 मीटर, यहाँ एक बिंदु है जिसका मान V, ये B चुंबकीय क्षेत्रक, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर इसमें पाइथागोरस लगा लें तो पाइथागोरस क्या कहती है, कर्ण AB का स्क्वायर बराबर आधार AC का स्क्वायर प्लस लंब VC का स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो 3 दे रखी है और ये दे रखा है 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 AB स्क्वायर, या AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, बोलिए क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, अगर VC के अलाउ निकालें, किसके लिए VC, ठीक है, VC के लिए VC, तो फार्मूला आप जानते हो VVL साइन थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, VVL साइन थीटा, ठीक है, VVL साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। अभी इसके अलावा में तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए थीटा कितना होगा 90, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 90, तो V का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये 0.5 टेस्ला, और लंबाई आपने इसकी निकालनी कितनी है 4, और साइन 90 का मान आपको लिखवाई दिया अभी 1, तो 4 पंजे 20 दूनी 40, और 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो VC जो आपका प्रेरित विद्युत भाग आ गया आपके पास 4 वोल्ट, ठीक है। ये पहला आंसर हो गया, ठीक, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है BC। अब निकालेंगे AC, आपसे किसके अलावा पूछा है AC, तो VAC, ये AC है आपके पास, ठीक है। तो देखिए V फार्मूला भाई VVL साइन थीटा, ये अक्ष के कैसे होगा भाई समांतर के लिए थीटा आप जानते हो कितना होता है 0, अब साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0, तो VAC का मान आपके पास क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट बचा आपके पास AB, ठीक है, क्या बचा AB, तो AB में आप लगा लीजिए यहाँ थीटा लगा लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा
साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर, अगर इसको आप मान लें तो थीटा ये मान लें, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब इतना कितना है बोलिए 4, और ये कितना है 5, तो पॉइंट लगाएंगे 0.8 आ जाएगा आपका। साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब 0.8 जो होता है वो साइन थीटा में, साइन में किसका मान होता है 53 डिग्री, 53.13 डिग्री का, ठीक। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा का मान आ गया 53.13 डिग्री, ठीक है। ये थीटा का मान आ गया। अब रख लीजिए आप आंसर में, ठीक है, फार्मूला रख दीजिए। देखिए इधर बता देता हूँ, वी ए वी बराबर क्या, वही जानते हैं वी वी आउ साइन थीटा। तो v कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, v 0.5, v कितना है आपके पास, वेग कितना है 2, लंबाई कितनी है उसकी 5 है, और साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अगर आप मान रखेंगे तो 53 इसका मान रख लीजिए साइन थीटा का, इसको छोड़ दीजिए, साइन थीटा का मान रख दीजिए पूरा कितना है 0.8, तो 0.8 रख देंगे, तो सीधा वैल्यू लगा लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 10 पंजे कितना आ गया 50, एक के बाद पॉइंट और गुणा आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो 8 पंजे कितना आ गया 40, 8 पंजे 40, तो 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 8 पंजे 40, एक नहीं इसको छोड़ दी, हाँ ये आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10 पंजे 50, तो एक के बाद पॉइंट लगाना, ठीक है, इनकी गुणा करके, तो 8 पंजे 40, 40 में आपको एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपके पास कितना आएगा 4 वोल्ट। तो हमने सभी के अलाउंग निकाल दिया है, ठीक। ये आंसर था आपके पास VVC, VAC और VAB, तो ये तीनों ही पूछ रहा था, तीनों के अलाउंग निकाल दिया, ठीक है। इसमें आपको बस थीटा की जरूरत पड़ेगी VAB में, तो वो थीटा यहाँ से निकालिएगा लंब बटे कर्ण से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लाल बटे का आप जानते होंगे वहीं से, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस से 15 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, इससे प्रतिबिंब की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया जाता है, और एक अवतल लेंस उत्तल लेंस के संपर्क में। अच्छा ये फिफ्थ का कहा गया है, यहाँ से हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ से आपका दूसरा पार्ट, टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10 बजने वाला ये है, ठीक है। अभी हम शाम को वीडियो अपलोड रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो इसलिए यहाँ से अपना सेकंड पार्ट लेके आएंगे। 4th तक आपको करा दिया गया है, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये सारे क्वेश्चन हम अपने सेकंड पार्ट में आपको दे देंगे, ठीक है। आई होप आपको जो पढ़ाया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपके अनसोल्ड की सीरीज चल रही है उसी के क्रम में अभी हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। ये हमारा तीसरा अनसोल्ड पेपर है, उसके बाद आपके पास 3 ही और बचे हैं, ठीक है। तो 3 ही और कल से आप तैयार रहिएगा। मेरी एक दूसरी सीरीज आने वाली है जिसमें आप 85 से 90 नंबर फिजिक्स में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, उसमें जो मैं 6, 7, 8, 9, 20 नंबर की जो तैयारी है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने जो आपको अभी वीडियो हमारी जो कल रिकॉर्ड हुई थी, कल आपको लाइव आए थे बताया था, तो उसमें वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो कल से वो सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, कल क्लास पहले आएगी उसकी। तो आई होप अगर वो क्लास आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्त जो हैं उनको हमारा चैनल का लिंक भेज के उनको सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।